आज हम लोग साइनोसाइटिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साइनोसाइटिस मतलब जब साइनस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तब ये साइनोसाइटिस कहलाता है, और ये इन्फेक्शन हमेशा नाक के थ्रू जाता है। तो जब भी साइनस में इन्फेक्शन होता है तो बीमारी जो है वो नाक के थ्रू साइनस के ऑस्टिया से साइनस में जाती हैं। इसलिए जब भी इन्फ्लेमेशन होता है वो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो वो वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, और एलर्जी से भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ये एलर्जी में चाहे वो एलर्जी पॉलन की हो, चाहे डस्ट की हो, चाहे स्मोक की हो, चाहे केमिकल की हो, तो इन्फेक्शन या एलर्जी इन सब में से जो भी चीज़ जाती है वो साइनस में साइनस के ऑस्टिया से घुसती है, और ये साइनस के ऑस्टिया नाक में खुलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन और एलर्जन साइनस में वाया नोज़ के थ्रू ही जाते हैं। इसलिए जब भी साइनस में इन्फेक्शन होता है तो वो साथ साथ नोज़ के अंदर की लाइनिंग में भी होता है। इसलिए इस बीमारी को पहले साइनोसाइटिस कहते थे। अब इस चीज़ को जानने के बाद इसको हम लोग राइनोसाइनोसाइटिस कहने लगे हैं। राइनो मीन्स नोज और साइनोसाइटिस माने साइनस में इन्फ्लेमेशन। तो ये खाली साइनस में अकेला नहीं होता, ये नोज के साथ ही जुड़ा होता है, इसलिए इसको राइनोसाइनोसाइटिस कहा जाता है। तो इसमें जो नोज के अंदर म्यूकोजा है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इन्फ्लेम्ड माने उसमें स्वेलिंग हो जाती है और उसके अंदर ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होने लगता है। तो ये चाहे इन्फेक्शन बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से या एलर्जन की वजह से होता है। और क्यों होता है? और नाक के अंदर एक हड्डी होती है, पर्दा, जो नाक को दो हिस्सों में बांटता है। इसके बांटने की वजह से एक साइड की नोज के अंदर की कैविटी छोटी हो जाती है, दूसरी साइड की बड़ी हो जाती है, और इस वजह से भी साइनस के ऑस्टिया ब्लॉक हो जाते हैं, या नाक में मांस बढ़ जाता है छोटा छोटा पॉलिप जैसा, उसको नेजल पॉलिप्स कहते हैं। वो भी इन छेदों को बंद कर देता है। इन छेदों को बंद करने की वजह से नाक के साइनस के अंदर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है। उसकी वजह से भी नाक के अंदर स्वेलिंग और फ्लूइड आने लगता है, जो कि म्यूकस होता है, जो कलेक्ट होने लगता है, तब भी साइनोसाइटिस होने लगती है। इसके अलावा कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनका धुआं, कुछ समाज के धूल धक्कड़, कुछ स्मोक, ये सब चीज़ें भी साइनस में ओपनिंग से जाके साइनस की म्यूकोजा का इन्फ्लेमेशन कर देती हैं। तो साइनस की म्यूकोजा का इन्फ्लेमेशन और नोज की म्यूकोजा का इन्फ्लेमेशन दोनों मिलके राइनोसाइनोसाइटिस कहलाता है। अब ये क्या होता है कि कितने तरह की होती है? ये एक्यूट होती है। अगर 4 हफ्ते से कम हो तो अब इसको एक्यूट कहते हैं। अगर 4 से 12 हफ्ते तक मरीज बीमार है तो इसको सब एक्यूट कहते हैं। अगर ये 12 हफ्ते से ज़्यादा राइनोसाइनोसाइटिस होती है तो इसको क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहा जाता है। और अगर किसी पर्सन को बार बार ये बीमारी होती है तो उसको रिकरेंट साइनोसाइटिस कहा जाता है। ये होता क्या है? जब भी नाक में इन्फेक्शन होता है तो नाक के अंदर की म्यूकोजा इन्फ्लेमेशन यानी स्वेल हो जाती है, सूजन आ जाती है और ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करने लगती है, कि जिससे कि इस इन्फेक्शन को मार दें और इसको वॉश आउट कर दें साइनस के थ्रू। इसलिए बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, सुरक्षा है भगवान ने दी है। तो इसके लिए साइनस की जब स्वेलिंग हो जाती है म्यूकोजा की और म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, तो अगर ये लंबे समय तक खिंचता है तो इसका ऑस्टिया जो होते हैं, छेद जो होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि वो म्यूकस उसी के अंदर कलेक्ट होने लगता है। जब कलेक्ट हो जाता है, बहुत दिन तक पड़ा रहता है, तो इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, तो ये पस में बदल जाता है।
तो कई बार तो खाली नाक की म्यूकोजा स्वेल की तो पॉलिप जो है साइनस के अंदर बना, कई बार एथमाइडस साइनस में बना तो नाक में ही लटक गया वो नेजल पॉलिप की वजह से, कई बार इसके अंदर पस बन गया, तो पस वाली चीज को साइनोसाइटिस कहते हैं। कई बार खाली एलर्जिक फ्लूइड इकट्ठा रहता है, वो भी साइनोसाइटिस का टाइप है। मैक्सिलरी साइनस के नीचे दांत लगे होते हैं मोलर, तो कई बार दांत में इन्फेक्शन होता है मोलर टीथ में, वो भी साइनस में चला जाता है। तो जब भी साइनोसाइटिस होती है तो हम लोगों को मोलर की रूट्स को भी देखना पड़ता है। तो इस साइनस में दांत से भी इन्फेक्शन जा सकता है, क्योंकि मैक्सिलरी साइनस के फ्लोर पे ये दांत लगे होते हैं। इस तरह साइनोसाइटिस में फ्लूइड भी हो सकता है, पस भी हो सकता है और पॉलिप भी हो सकता है। अब जो साइनस कैविटी जहां नॉर्मली हवा भरी होती है तो हल्के होते हैं, जब उसमें फ्लूइड आ जाए, पस आ जाए या पॉलिप आ जाए जो ग्रेप्स की तरह होते हैं, अंगूर की तरह होते हैं, तो उसमें हैवीनेस हो जाती है। उसलिए मरीज आता है सिर दर्द लेके, ऐसा लगता है सिर पे हम बोझा लिए घूम रहे हैं, तो मरीज यूजली कहता है कि हमें सिर दर्द हो रहा है। अगर फ्रंटल साइनस में हो तो मत्थे में दर्द होता है, अगर मैक्सिलरी साइनस में हो तो गाल में दर्द होता है, ज्यादातर आंख के नीचे दर्द होता है। अगर एथमॉइड साइनस में साइनोसाइटिस है तो दोनों आंखों के बीच में और नाक के ऊपर साइनोसाइटिस में दर्द होता है, हेडेक। और अगर इसमें एथमॉइडल के साथ साथ अगर स्फिनॉइडल साइनस में भी दिक्कत होती है तो लगता है सिर के बीचों बीच सिर दर्द हो रहा है। तो इस तरह इनके सिम्टम्स में सिर दर्द होता है, दांत में दर्द हो सकता है, अगर ये पस आ गया तो फीवर भी हो सकता है, अगर वायरल से हो गया तो भी फीवर हो सकता है। अब ये सब जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया नोज में, साइनस में, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो इसको नेजल डिस्चार्ज कहते हैं, यानी राइनोरिया कहते हैं। और पॉलिप बढ़ जाते हैं तो नाक में स्वेलिंग भी हो जाती है, तो नाक बंद रहने लगती है इंसान की। अगर एलर्जी की वजह से तो छींके भी आने लगती हैं। ये सब चीजें जब प्रॉब्लम करती हैं तो साथ में ब्रेन और नाक के बीच में जो है एक क्रिबीफॉर्म प्लेट होती है, जिससे ब्रेन से स्मेल की नर्व्स नाक में आती हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहते हैं, तो वहां तक स्मेल पहुंच ही नहीं पाती है क्योंकि नाक बंद हो जाती है। तो इसलिए मरीज को स्मेल की प्रॉब्लम आने लगती है, सूंघने की लगता है उसको, कई बार लगता है कि पैरास्मिया यानी कि खराब स्मेल आ रही है, कई बार लगता है स्मेल आ ही नहीं रही है। इसके साथ साथ कई बार टेस्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और इसके साथ क्या होता है, अगर ये फ्लूइड नाक के पीछे से गले में टपकता है लैरिंक्स पे तो मरीज को खांसी आने लगती है, तो मरीज खांसी के साथ भी आ जाता है। और अगर नाक कान के बीच की जो अस्टेचियन ट्यूब है, मरीज ने कस के नाक साफ कर दी तो उस अस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग से कान में चढ़ जाता है, तो पर्दे के पीछे जुकाम का पानी इकट्ठा हो जाता है या साइनोसाइटिस का फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो कान के पीछे हैवी लगने लगता है, वहां एयर भरी होती है तो वहां फ्लूइड आ गया, आपने कस के साफ किया अस्टेचियन ट्यूब से, नेजोफेरिंग से कान में चढ़ गया, तो फिर कान के सिम्टम आने लगे कि कान भारीपन हो गया, कान में सीटी बजने लगी, कान दर्द होने लगा और ऐसा लगने लगा कि सुनने में कमी आ रही है और कान में टिंटस होने लगा। तो इस तरह ये साइनोसाइटिस कान में भी जाके इन्फेक्शन कर देती है। इस तरह हम लोग इस जान जाते हैं कि मरीज को साइनोसाइटिस होने के चांस हैं। अब इसके लिए हम लोग जांच कैसे करते हैं, पहले तो मरीज को अगर 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर मरीज कोई चीज काम ना करे, केवल रेस्ट करे, ह्यूमिडिफाई करे, खूब पानी पिए, बफारे ले, पानी उबाल के उसमें अजवाइन डाल के या विक्स डाल के, तो इससे लिक्विफाई होके म्यूकस निकल जाता है और छेद खुल जाते हैं। तो साइनोसाइटिस का मेन कारण साइनसेस के जो नाक में ऑस्टिया होते हैं उनको ब्लॉक होना होता है, तो हमें उसको खोलना है, उसके खोलते ही सारा फ्लूइड निकल के बाहर हो जाता है, आदमी ठीक हो जाता है, उसमें हवा जाने लगती है। तो इसके लिए मरीज को खूब पानी पिलवाते हैं, बफारे दिलवाते हैं, सिकाई करवाते हैं, और इसके अलावा कुछ योगा की चीजें भी हैं,
स्पाइसी चीज़ है उनको अवॉइड कराते हैं, ये सब भी फ्लूइड को बढ़ाती हैं और टेंशन भी इस चीज़ को बढ़ाता है। तो इसलिए मरीज से कहते हैं स्ट्रेस ना ले, शांत रहे, सोए। 2-3 दिन जब सोता है तो वायरल इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली चला जाता है। कई बार आपने लापरवाही की, उसके साथ साथ चिल्ड लेने लगे, आप कस के साफ करने लगे, आप भीग गए और साथ में एसी में भी बैठ गए तो उसकी वजह से ऑस्टिया में स्वेलिंग वही ब्लॉक हो गया, तो ये क्रॉनिक हो जाता है। या बॉडी इम्यूनिटी कम है तो क्रॉनिक हो जाता है। बीमारियां जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, HIV है, इनमें बॉडी की इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से भी जो बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस गए वो हावी हो जाते हैं, इस वजह से भी साइनोसाइटिस डेवलप हो जाती है। तो इस तरह हम लोग होम रेमेडीज से कोशिश करते हैं और यूजली वायरल इन्फेक्शन जो साइनोसाइटिस होती है 8 से 10 दिन में चली जाती है, लेकिन किसी कंडीशंस की वजह से नहीं ठीक हो पाई तो ये 4 हफ्ते तक भी खिंच गई। अब 4 हफ्ते पे भी आपने ठीक नहीं किया तो वो 12 हफ्ते तक खिंच गई तो सब एक्यूट हो गई। और अगर 12 हफ्ते तक भी ठीक नहीं हुई, किसी वजह मरीज ने लापरवाही कर दी या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो ये क्रॉनिक बदल जाती है। तो 12 हफ्ते के बाद 3 महीने के बाद इस साइनोसाइटिस को हम लोग क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं। अब मरीज जो है तकलीफ में है, सिर दर्द है, उसकी नाक बह रही है, नाक बंद है, खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, कान बंद है, बुखार भी बीच बीच में आ रहा है, तब वो अगर ये एंटी सर्जन के पास जाता है तो ये एंटी सर्जन पहले OPD में जांच करता है, राइनोस्कोपी करता है और राइनोस्कोपी से बाद उसको एंडोस्कोपी करते हैं। इसको साइनस एंडोस्कोप से कहते हैं। ये है साइनस एंडोस्कोप। इस साइनस एंडोस्कोप में यहाँ लाइट लगी होती है और इसको नोज में ऐसे डाल के अंदर पूरा एग्जामिन कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है DNS तो नहीं है, पॉलिप तो नहीं है, इस साइनस के छेदों से पस तो नहीं आ रहा, फ्लूइड तो नहीं आ रहा। और इसमें अगर हम लोग लाइट डालते हैं तो साइनस में भी लाइट जाती है, उससे भी पता चल जाता है उसमें फ्लूइड है कि नहीं। इन सब के बाद हम लोग मरीज का एक्सरे कराते हैं। एक्सरे PNS कहा जाता है, पैरानेजल साइनस का। उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर हम लोग CT स्कैन कराते हैं। इन सब CT स्कैन कराने के पहले हमें 3 हफ्ते तक दवाई कम से कम देते हैं। उसमें क्या करते हैं, कौन सी, हम लोग अगर बुखार आ रहा है, पस है, तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, म्यूकोलिटिक्स देते हैं, जो कि इस बलगम को जो अंदर जमा है म्यूकस घोल के साइनस से निकाल दे लिक्विफाई करके। हम लोग इसके बाद नेजल स्प्रेस देते हैं स्टेरॉइड के। वो स्टेरॉइड जो है वो इसकी स्वेलिंग को ऑस्टिया की खोल देता है कम करके, तो फ्लूइड जो है वो ड्रेन हो जाता है। कई बार ओरल कार्टिकोस्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं, मुंह से गोलियां भी देनी पड़ती है स्टेरॉइड की। अब 3 हफ्ते हमने सब कर लिया, 3 हफ्ते के बाद भी मरीज पूरा ठीक नहीं हुआ तो फिर हम लोग CT स्कैन साइनसेस का कराते हैं। 3 हफ्ते के पहले एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता CT स्कैन का, तो 3 हफ्ते बाद करा लिया, तब पता चल गया कि इसको मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है, एथमोइडल साइनोसाइटिस है, फ्रंटल साइनोसाइटिस है, स्फेडाइडल साइनोसाइटिस है, या चारों तरफ की है। तो अगर चारों तरह की है और 8 साइनस इन्वॉल्व में, तब इसको हम लोग पैन साइनोसाइटिस कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि मरीज को क्या दिक्कत है। अगर दर्द है तो हम लोग दर्द की दवाइयाँ देते हैं, अगर दांत की वजह से है तो डेंटल सर्जन से कहते हैं भाई इस दांत को ठीक करो, तब ये साइनोसाइटिस ठीक हो पाएगी। इन सब के बाद भी अगर मरीज ठीक नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो फिर हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं इसी एंडोस्कोप से। दूरबीन डाली, स्क्रीन पे देखा और एंडोस्कोप से इस छेद को खोल दिया। इसके चारों तरफ ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स होता है, उस सबको कॉम्प्लेक्स की बोन्स को हटा दिया तो छेद का साइज बड़ा हो गया और छेद खुल गया। छेद को खुलते ही सारा पस ड्रेन हो गया, म्यूकस ड्रेन हो गया, इसमें हवा जाने लगी, इससे अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी होने लगती है। और ट्रीटमेंट इसके साथ साथ हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, म्यूकोलिटिक्स देते हैं, नेजल स्प्रेस देते हैं।
जिससे कि ये बार बार ना हो। इस तरह हम लोग इसको ठीक कर देते हैं। कई बार ये साइनोसाइटिस की वजह पॉलिप या डीएनएस होता है, यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम, यानी नाक के बीच का जो पर्दा है वो टेढ़ा है, तो हम लोग सेप्टोप्लास्टी करके डीएनएस भी ठीक कर देते हैं। और अगर पॉलिप हैं तो हम लोग पॉलिपेक्टमी भी कर देते हैं एंडोस्कोप से। इस तरह हम लोग इस छेद को खोल देते हैं। तो साइनोसाइटिस का मेन कारण क्या हुआ? मेन कारण हुआ कि साइनसेस की जो छेद या आस्टिया नाक में खुलते हैं वो उसका बंद हो जाना। उसके बंद होने से ही सारा दिक्कत होती है जो राइनोसाइनोसाइटिस को कारण होती है। थैंक यू।